टॉपिक दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी को डिस्कस करेंगे। तो वीबीटी का कंसेप्ट जो है एक्चुअली ये कंसेप्ट हमें क्या एक्सप्लेन करेगा? वीबीटी एक्सप्लेन्स फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो बेसिकली यहाँ पे हम फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो बीबीटी हमें बताएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, किस तरह से ओवरलैपिंग होती है, कब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, कब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होगा, कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, पाई बॉन्ड कब बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस कंसेप्ट। सो स्टार्ट करते हैं। जो वीबीटी है, वीबीटी वाज प्रेजेंटेड बाय, जो वीबीटी थ्योरी है इट वाज प्रेजेंटेड बाय हिटलर एंड लॉन्डॉन। So Hitler and London presented this theory, and later on, this theory was extended by Pauling and Slater. Pauling and Slater extended this theory. So let us first understand the postulates of this theory. The main postulates of this theory are. So what are the postulates of this theory? Postulates को understand करेंगे तभी जाके हमें concept समझ में आएगा। तो concept को समझने के लिए हमें postulates यहाँ पे understand करने हैं। तो main postulates are, first postulate जो है VBT कहता है कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल्स बनाते हैं? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ कौन से? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल के जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है दे टेक पार्ट इन कोवेलेंट बॉन्डिंग। वैलेंस शेल के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो है दे टेक पार्ट इन कोवेलेंट बॉन्डिंग। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल ऑफ टू एटम्स। तो बेसिकली अगर हमारे पास दो एटम्स है, उनके जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स है और उनमें जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है दे टेक पार्ट इन कोवेलेंट बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एटम है, लेट अस से ये ए एटम है, और इट कंबाइन्स विद अनदर एटम, लेट अस से ये भी एक बी टाइप ऑफ एटम है। तो इसका जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, लेट अस से इसके वैलेंस शेल में एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है और इसके वैलेंस शेल में एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। तब ये जाके बॉन्ड बनाएंगे, और जब भी बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे विद अपोजिट स्पिन। तो देखो बॉन्ड बन गया, हमारे पास एक नया ऑर्बिटल बन गया, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन होंगे। तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल ऑफ टू एटम्स दे टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। इसको हम और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, अभी थोड़ा सा आप वेट करो। तो लेट अस टेक पोस्टुलेट नंबर सेकंड को डिस्कस करते हैं। तो सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है? सेकंड पोस्टुलेट कहता है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो भी बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड जब भी बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है इट इज डायरेक्शनल इन नेचर। अब ये जो बात है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, जब भी ऑर्बिटल्स आपस में पेनिट्रेट हो जाएंगे, जब भी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, तो वो एक डायरेक्शन लेके ओवरलैप करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ऑर्बिटल आपका ऐसे आएगा, दूसरा ऑर्बिटल आपका ऐसे आएगा। तो देयर शुड बी परफेक्ट ओवरलैप। डायरेक्शनल होने के लिए हमें ऑर्बिटल्स का डायरेक्शनल नेचर पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑर्बिटल्स है, वी हैव एस ऑर्बिटल, हमारे पास पी, डी और एफ ऑर्बिटल्स भी है ना। अगर हम इन तीन ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, ये तीन ऑर्बिटल्स डायरेक्शनल इन नेचर, दीज थ्री ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। और जो हमारा s ऑर्बिटल है, दिस इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। s ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। व्हाई इट इज नॉन डायरेक्शनल? बिकॉज इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। इसका मतलब ये है कि अगर ये वाले ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तब हमारा जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे। तो पोस्टुलेट नंबर थर्ड पे आते हैं कि पोस्टुलेट नंबर थर्ड क्या बोलेगा कि कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। अब हमें ये देखना है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस चीज पे डिपेंड करेगा। ये चीज अगर हमें समझ में आ गया तब हमें पता चलेगा कि कब हमारा कोवेलेंट बॉन्ड मोर स्ट्रांग होगा। तो देखेंगे कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को अफेक्ट करते हैं।
एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे देखेंगे, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है पहले इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की बात करेंगे, लेट अस सी ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। इसमें अगर हम देखेंगे पहला वाला फैक्टर दैट इज नेचर ऑफ ऑर्बिटल, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ ऑर्बिटल पे। अब नेचर ऑफ ऑर्बिटल मतलब एस ऑर्बिटल भी हमारे पास होगा, पी डी और एफ ऑर्बिटल भी हमारे पास होगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ये ऑर्बिटल्स होते हैं डायरेक्शनल इन नेचर। अगर ये डायरेक्शनल है तो इनकी जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो ज्यादा होगी। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भी क्या होगी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मोर होगी। तो क्यों एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल नेचर। तो रीजन क्या होगा, बिकॉज जो सीबी होता है कोवलेंट बॉन्ड होता है दैट इज डायरेक्शनल इन नेचर। तो बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर देयरफॉर अगर हमारे पास वो वाले ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे which are डायरेक्शनल नेचर तब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। और एस ऑर्बिटल की बात करेंगे इट इज नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल है तो क्या होगा, नॉन डायरेक्शनल है तो इसकी वजह से जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो कम होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होगा। और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अगर कम होगा तब क्या होगा, जो कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी, कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। तो इसका हम एक क्वेश्चन से यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेट अस टेक अ क्वेश्चन, मेरे पास पीपी ओवरलैपिंग हो सकती है और मेरे पास एस और पी ओवरलैप कर सकते हैं और हमारे पास ऑर्बिटल्स एस और एस ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकते हैं। लेट से ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। अगर हमें इनका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का ऑर्डर निकालना है तो कौन से कंसेप्ट को हम यूज करेंगे। आपको पता है जो पी है ये डायरेक्शनल है और ये पी भी डायरेक्शनल है। डायरेक्शनल है तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, मतलब इसमें सबसे ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी। यहाँ पे आपको एक डायरेक्शनल ऑर्बिटल मिलेगा, एक नॉन डायरेक्शनल मिलेगा, मतलब इससे कम होगा इसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। यहाँ पे दोनों ऐसे तो इसकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होगी। ये जो ऑर्डर हमने यहाँ पे बनाया दिस इज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्डर, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्डर। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यहाँ पे ज्यादा है, जहां पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है वहीं पे क्या होगा, वहीं पे हमारा कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर। तो यहाँ से आपको इस क्वेश्चन से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस चीज पे डिपेंड करता है। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शनल नेचर ऑफ द ऑर्बिटल और द नेचर ऑफ द ऑर्बिटल। अब नेचर ऑफ द ऑर्बिटल की ही बात नहीं होगी, सेकंड फैक्टर जो है इट्स आल्सो क्वांटम नंबर, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो मतलब ये n के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। देखो अगर हमारा n का वैल्यू इंक्रीज होता है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीज होता है, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय टेकिंग एन एग्जांपल, एक एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास 1s 2p ऑर्बिटल है, एक 1s ऑर्बिटल और एक 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करता है। उसके बाद हमारे पास 2s और 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करता है। लेट अस से 2s और 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करता है। लेट अस से 3s और 3p ऑर्बिटल ओवरलैप करता है। और यहाँ पे हमें बताना है कि इनकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कहाँ ज्यादा होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, यहाँ पे भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, यहाँ पे n इज इक्वल टू 3, यहाँ पे n इज इक्वल टू 3। तो जैसे कि हमने देखा कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n स्मॉलर इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, तो सबसे ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यहाँ पे होगी देन यहाँ पे, देन इन दिस केस। इसका मतलब अगर 1s और 2p ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट करेंगे ओवरलैप करेंगे तो यहाँ मोर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनेगा कंपेयर टू 2s 2p कंपेयर टू 3s 3। फॉर एग्जांपल इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास HF मॉलिक्यूल है और मेरे पास HBr HCl मॉलिक्यूल है। I'll take HBr molecule and HFI molecule, isn't it? तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप करता है और फ्लोरीन का 2p ओवरलैप करेगा, isn't it? यहाँ पे हाइड्रोजन का 1s क्लोरीन का 3p ओवरलैप करेगा, हाइड्रोजन का 1s और ब्रोमीन का 4p ओवरलैप करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1s और आयोडीन का 5p ओवरलैप करेगा, isn't it?
तो यहाँ पे हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ बतानी है इन वाले मॉलिक्यूल्स की। तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका छोटा होगा वहां पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी और बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो देखो इन दिस केस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज लीस्ट, तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा, मतलब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होगा कंपेयर टू दिस। तो हम ये कहेंगे कि HF मॉलिक्यूल में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है कंपेयर टू HI। तो ये रीजन है कि यहाँ पे जो HI मॉलिक्यूल है, HI के केस में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है दैट इज वीक। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक है दिस विल इजीली ब्रेक डाउन होगा, तो ये H प्लस देगा, H प्लस इजीली देगा, मतलब इट विल एक्ट एज एन एरिन एसिड। सो दैट्स व्हाई HI इज स्ट्रॉन्गर एसिड कंपेयर टू दैट ऑफ HI। क्लियर हुई ना बात, ये बात क्लियर हुई। तो लेट अस मूव टू अनदर फैक्टर, एक और फैक्टर पे आते हैं। तो यहां तक मैंने आप, उसके बाद हमारे पास 2s2p ओवरलैप करेगा, और उसके बाद हमारे अगर हमारे पास 2s और 2s ओवरलैप करेगा, isn't it? तब बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी। देखो इनके केस में अगर हम इन एग्जांपल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे n इज इक्वल टू सेम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। अब किस चीज से हम यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को मतलब एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को आगे वाले जो हमने कंसेप्ट पढ़ा पहले कि डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल, यहाँ पे p ऑर्बिटल है, p और p ओवरलैप होता है, मतलब डायरेक्शनल ऑर्बिटल है, डायरेक्शनल मतलब इसकी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। यहाँ पे एक नॉन डायरेक्शनल है, एक डायरेक्शनल है, मतलब ओवरलैपिंग ज्यादा होगी कंपेयर टू दिस। सो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर विल फॉलो दिस। नाउ कमिंग टू द पोस्टुलेट नंबर फोर्थ पोस्टुलेट को डिस्कस करेंगे। हमारे पास फोर्थ पोस्टुलेट है वीबीटी का। वो क्या कहता है, वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि आपके वैलेंस शेल के सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही टेक पार्ट करेंगे इन बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब अगर आपके वैलेंस शेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, इफ वैलेंस शेल contains paired electrons, तो वैलेंस शेल में अगर paired electrons हैं, they can also participate in bond formation, in bond formation provided जो वैलेंस शेल है उसमें empty orbitals present होंगे, provided empty orbitals are present। कौन से एम्प्टी ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी या तो सेम है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी और स्लाइटली हायर एनर्जी। तो इसका मतलब क्या है, इसको मैं समझाऊंगा। स्लाइटली हायर एनर्जी और प्रेजेंट, तो लेट अस एक्सप्लेन दिस थिंग बाय टेकिंग एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मेरे पास बोरान है, तो बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है ना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p1 है। ये वैलेंस शेल है, सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट करेंगे इन बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब वैलेंस शेल में 2s2 में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस हमारे पास अब यहाँ पे एक ही p इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे एक्सटेंड हुई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक्सटेंड का मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या कहा कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर वहां पे वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं तो आप इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर सकते हो। इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया तो हमारे पास आया यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब अब हमारे बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब बोरान विल नाउ फॉर्म 3 बॉन्ड्स, इजंट इट। तो मतलब ये जो पोस्टुलेट है, दिस पोस्टुलेट एक्सप्लेन्स द ट्राइवैलेंसी ऑफ बोरान। सिमिलरली इट कैन एक्सप्लेन द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p2 है। ये हमारा वैलेंस शेल है, सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाएंगे। तो वैलेंस शेल में हमारे पास 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 2p में p में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये 2p के 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या कार्बन 2 ही बॉन्ड बनाता है? बचपन से पढ़े आए हैं कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल है जब इस वाले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे। क्यों एक्साइट करेंगे? बिकॉज यहाँ पे हमारा एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब इस एम्प्टी ऑर्बिटल की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, एजिमुथल क्वांटम में थोड़ी सी डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर एक्साइट इस इलेक्ट्रॉन को करेंगे तो हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसका मतलब कि कार्बन की जो वैलेंसी है दैट इज 4, कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। सो ये जो पोस्टुलेट है ये हमें एक्सप्लेन करेगा कि ट्राइवैलेंसी ऑफ बोरान, बोरान की ट्राइवैलेंसी, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की टेट्रावैलेंसी,
है ना, फास्फोरस की पेंटावैलेंसी, फास्फोरस की पेंटावैलेंसी। तो ये चीजें इस कंसेप्ट से आए। इस चीज को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। लेट अस से कि हमारे पास नाइट्रोजन है और हमारे पास फास्फोरस है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 5 है और फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। तो इसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2s2 2p3। और यहाँ पे अगर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इट विल बी 3s2 3p3। अब आपको पता है कि 3p में d ऑर्बिटल्स भी होते हैं, मतलब 3d जीरो होगा, और 2 में नो d ऑर्बिटल होता है, मतलब नो d, नो वैकेंट d ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, no vacant d orbitals are present, isn't it? No vacant d orbitals are present in case of nitrogen. Why? Because सेकंड पीरियड में हमारे पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। तो इसका मैं अगर ऑर्बिटल व्यू बनाऊंगा तो ऑर्बिटल व्यू डायग्राम विल बी लाइक दिस। तो ये हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो यहाँ पे मैं इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता हूँ? बिकॉज मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है। कौन सी जगह नहीं है? मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। तो इसका मतलब जो नाइट्रोजन की वैलेंसी है, नाइट्रोजन कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इट विल रिमेन एज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसी को हम लोन पेयर भी कहते हैं। तो मतलब यहाँ पे हमारा एक लोन पेयर होगा, है ना। तो अगर मैं फास्फोरस की बात करूं, फास्फोरस में मेरे पास 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 3d में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अगर मैं ये वाली कॉन्फ़िगरेशन लूंगा तो फास्फोरस 3 बॉन्ड बनाना चाहिए और एक लोन पेयर रहना चाहिए, है ना। मतलब फास्फोरस कैन एग्जिस्ट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे मैं एक और बात भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसलिए मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट भी कर सकता हूँ। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करूंगा तो मेरे पास ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आएगी, है ना। तो मेरे पास ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आएगी। अब इस वाली कॉन्फ़िगरेशन में मेरे पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में देखूंगा 1 2 3 4 5, मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ये 3s है, ये 3p है, ये 3d है। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो फास्फोरस कैन आल्सो फॉर्म 5 बॉन्ड्स, इजंट इट। यहाँ से फास्फोरस 5 बॉन्ड भी बना सकता है। मतलब फास्फोरस कैन फॉर्म कंपाउंड्स इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड नाइट्रोजन कैन नॉट। इसका मतलब यह है कि NCl3 बन जाएगा, PCl3 भी बन जाएगा, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्फ़िगरेशन PCl3 बनेगा, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्फ़िगरेशन NCl3 बनेगा। अच्छा, यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो PCl5 भी बनेगा, मतलब फास्फोरस 5 बॉन्ड भी बनाएगा विद 5 क्लोरीन। लेकिन NCl5 क्या बनेगा? दिस विल नॉट फॉर्म, दिस विल नॉट बी फॉर्म। ये वाला आपका नहीं बनेगा। तो क्यों नहीं बनेगा? रीजन क्या होगा कि नाइट्रोजन के केस में कोई हमारा वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता। तो ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। थोड़ा सा हमने इसको और डेप्थ में ले लिया, isn't it? तो चलिए एक और पास्टुलेट को डिस्कस करते हैं, एक और पास्टुलेट को डिस्कस करते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि वेरिएबल वैलेंसी क्या होता है। मतलब जब भी कोई एलिमेंट मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करेगा, तब हम उसको कहेंगे वेरिएबल वैलेंसी। अब हमारे पास एक और पास्टुलेट है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर एक्चुअली फॉर्म्ड। एक्चुअली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स दैट आर फॉर्म्ड। 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं? 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो ये बॉन्ड्स अगर हम देखेंगे कौन कौन से हैं, ये वाले बॉन्ड्स हैं हमारा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनता है, और ये हमारा पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड को आप ऐसे भी डिनोट करते हो, सिग्मा बॉन्ड भी बनता है और पाई बॉन्ड भी बनता है। तो जब भी ऑर्बिटल ओवरलैप होगा तो 2 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग बनेंगे, एक हमारा बनेगा सिग्मा बॉन्ड, एक हमारा बनेगा पाई बॉन्ड। अब हमें देखना है कि कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप से आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा और कौन से ऑर्बिटल के ओवरलैप से आपका पाई बॉन्ड बनेगा, है ना। तो ये बात हमें डिस्कस करना है। तो देखो, अगर हमारा एस ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करेगा, ओवरलैप करेगा, एस ऑर्बिटल सफेरिकली सिमेट्रिकल है, एक और एस ऑर्बिटल सफेरिकली सिमेट्रिकल है। अगर ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे तब जाके हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो देखो, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। मतलब जो सिग्मा बॉन्ड बनता है इट इज फॉर्मेड अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसलिए इस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग को हम एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी कहते हैं, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। तो जब भी कहीं सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो कौन सी ओवरलैपिंग होगी? एंड टू एंड ओवरलैपिंग। इसी को कोएक्सियल ओवरलैपिंग भी कहते हैं, कोएक्सियल ओवरलैपिंग। तो हमारे पास ये कंसेप्ट आया कि सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज कैसे बनेगा? जब कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी, मतलब ऐसी टाइप ऑफ
ओवरलैपिंग होगी, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप होगी। इसका ऑर्बिटल इसके ऑर्बिटल के अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जब भी पेंट्रेट करेगा, जब भी ओवरलैप करेगा, तो उसको कहते हैं कोएक्सियल ओवरलैपिंग, या उसको कहेंगे एंड टू एंड ओवरलैपिंग। और जब भी ये टाइप ऑफ ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा? एंड टू एंड ओवरलैप से, कोएक्सियल ओवरलैप से, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जब ओवरलैपिंग होगी तो इसको कहेंगे अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो अगर कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है तब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है कंपेयर टू साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो चलिए पाई बॉन्ड देखते हैं, पाई बॉन्ड कैसे बनेगा। पाई बॉन्ड बनता है अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा, मतलब ये हमारा न्यूक्लियस है, लेट अस से यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे न्यूक्लियस है, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब पाई बॉन्ड बनाना है, ये जो यहाँ पे है ना, दीज आर परपेंडिकुलर, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अगर ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तो पैरेलल ओवरलैपिंग होगी, और इसी को कहते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। तो जब भी पैरेलल ओवरलैपिंग होगी या साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तब पाई बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है? पैरेलल ओवरलैपिंग से, पैरेलल ओवरलैपिंग से। और इसी को कहते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो पाई बॉन्ड आपका बनता है पैरेलल ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग से। पाई बॉन्ड बनता है पैरेलल ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। एक बात यहाँ पहले समझो कि जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप है, extent of overlap है, that also depends upon what, that also depend type of overlapping। मतलब क्या कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है, या पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। तो अगर कोएक्सियल ओवरलैप होती है तो जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप है वो ज्यादा होगा, मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज्यादा होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज्यादा होगा। और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज्यादा होगा मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अगर साइड वाइज ओवरलैप होगा तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप कम होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप कम होगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ, कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड जो सिग्मा बॉन्ड बनता है, कैसे कैसे टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तब सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और कौन कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैप करने से हमारा पाई बॉन्ड बनेगा, है ना। तो देखो मैंने कहा कि अगर हमारा s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल इंटरेक्ट करेगा तब हमारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इजंट इट, बिकॉज ये हमारा s ऑर्बिटल है और ये भी हमारा s ऑर्बिटल है, ये पेनिट्रेट करेंगे आपस में, पेनिट्रेट करेंगे तो हमारे पास बनेगा सिग्मा बॉन्ड। तो ये हमारा सिग्मा बॉन्ड बन गया along द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसके पास एक प्योर इलेक्ट्रॉन था, इसके पास एक अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन था, इजंट इट। तो सिमिलरली अगर हमारा s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ मिक्स होगा तब भी बनेगा सिग्मा बॉन्ड। अब s ऑर्बिटल किस वाले p ऑर्बिटल से मिक्स होगा? हमें पता है कि हमारे पास डिफरेंट p ऑर्बिटल्स हैं, px py pz। तो अगर एक्सिस के थ्रू ओवरलैप करेगा तब सिग्मा बॉन्ड बनेगा। व्हाट डू यू मीन बाय कि एक्सिस के थ्रू ओवरलैप करेगा? देखो अगर s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करेगा तब बनेगा सिग्मा बॉन्ड, लेकिन कहाँ? अलोंग द एक्सिस, along the axis। The concept is along the axis। चलिए अगर हमारा s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा along the internuclear axis, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, along the axis, along the axis, तब बनेगा सिग्मा बॉन्ड। अब ये क्या चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये मेरा s ऑर्बिटल है, मेरे पास तीन p ऑर्बिटल्स हैं, ये मेरा s ऑर्बिटल है, लेट अस से ये s ऑर्बिटल है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये मेरा p ऑर्बिटल है, लेट अस से ये मेरा p ऑर्बिटल है। तो ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं अलोंग दिस एक्सिस, लेट अस से ये px ऑर्बिटल है। तो दोनों कहाँ इंटरेक्ट करते हैं? अगर ये करते हैं इंटरेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस, तो अलोंग एक्स एक्सिस इंटरेक्ट करते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस इंटरेक्ट करेंगे तो मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी दिस टाइप ऑफ बॉन्ड। तो बॉन्ड कैसा बनेगा? बॉन्ड बनेगा आपका ऐसा, isn't it? ये बॉन्ड जो बना ये बन गए अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो बॉन्ड बनेगा मतलब ये हमारा होगा सिग्मा बॉन्ड,
इजंट इट? अभी हमने बोला कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो गई, कोएक्सियल ओवरलैपिंग हुई तो ये बॉन्ड बनेगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बिकॉज इसमें होगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा। सिमिलरली अगर हमारा एस ऑर्बिटल दूसरे वाले पी ऑर्बिटल से इंटरेक्ट करेगा, लेट अस से ये पी वाई ऑर्बिटल है और ये करते हैं अलोंग वाई एक्सीस ओवरलैप, वाई एक्सीस, ये वाई एक्सीस है, इसके लूप से अलोंग वाई एक्सीस, ये दोनों ओवरलैप करेंगे अलोंग दिस एक्सीस, लेट अस से ये वाई एक्सीस है, इसी के अलोंग ये ओवरलैप करेंगे, तब जाके हमारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, यहाँ पे भी हमारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, दिस इज द टाइप ऑफ द सिग्मा बॉन्ड अलोंग द एक्सीस, ये बॉन्ड बन गया है ना। सिमिलरली अगर हमारे पास एस ऑर्बिटल है और ये इंटरेक्ट करेगा विद जेड एक्सीस, दैट इज पी जेड ऑर्बिटल अलोंग द जेड एक्सीस, ये जेड एक्सीस में है, अलोंग जेड एक्सीस में लिखूंगा, तब भी हमारा क्या बनेगा, सिंस अलोंग द एक्सीस है, तब भी हमारा बनेगा क्या, तब भी हमारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, isn't it? अब यही पे आते हैं, थोड़ा सा इस कंसेप्ट को और यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमारे पास s ऑर्बिटल है, ये मेरा s ऑर्बिटल है, ये मेरा s ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल है, दिस इज s ऑर्बिटल, और ये भी s ऑर्बिटल है, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे विद अपोजिट स्पिन एक और अनपेयर्ड। अब देखिए ये s ऑर्बिटल है और यहाँ पे हमारा लेट अस से पी वाई ऑर्बिटल ऐसे हो, अगर पी वाई ऑर्बिटल ऐसे है तो क्या ये कौन सी एक्सीस है, या लेट मी ड्रा इट लाइक दिस टू मेक यू मोर क्लियर। ये मेरा पी एक्स ऑर्बिटल है, कॉम्प्लिकेट थिंगों को नहीं करेंगे, ये मेरा एक्स ऑर्बिटल है और ये इंटरेक्ट करेंगे अलोंग वाई एक्सीस, ये पी एक्स है बट इंटरेक्ट करता है अलोंग अपोजिट एक्सीस वाई एक्सीस में, तो क्या यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, नो, नो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म, नो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। बेसिकली एक्सीज सेम होनी चाहिए, जो भी आप पी ऑर्बिटल की एक्सीज लोगे वही उसी एक्सीज में जो भी पी ऑर्बिटल होगा उसी की एक्सीज में आपको सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। इसका मतलब कि अगर हमारा एस और पी एक्स मिलेगा, एस और पी वाई मिलेगा, एस और पी जेड मिलेगा, अगर ये कहाँ मिले, ये एक्स एक्सीज में ओवरलैप करेंगे, ये वाई एक्सीज में ओवरलैप करेगा, ये जेड एक्सीज में ओवरलैप करेगा, तब क्या बनेगा, तब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और अगर हमारा एस और पी एक्स वाई एक्सीज में या जेड एक्सीज में मिल गए, तब नो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। अगर एस और पी वाई एक्स एक्सीज या जेड एक्सीज में मिल गए, इंटरेक्ट हो गए, तो नो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। चलिए एक और कंडीशन पे आता है, एक और कंडीशन जो है कि हमारे पास पी पी ओवरलैपिंग होगा, पी ऑर्बिटल इंटरेक्ट्स विद अनदर पी ऑर्बिटल, तो यहाँ पे भी यही कंसेप्ट है कि जो भी आपका पी ऑर्बिटल होंगे वो अलोंग द एक्सिस इंटरेक्ट करने चाहिए, नॉट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। अब आपका अलोंग द एक्सिस कौन कौन सा ऑर्बिटल हो सकता है, आप पी एक्स को ले सकते हो, ये आपका पी एक्स, ये आपका पी एक्स है, तो ये पी एक्स है, ये पी एक्स है, अगर दोनों इंटरेक्ट करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, तब जाके हमें मिलेगा यहाँ पे कौन सा बॉन्ड, तब जाके हमें मिलेगा यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। देखो ये सिग्मा बॉन्ड है, स्ट्रांग होगा, क्यों स्ट्रांग होगा, बिकॉज कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है। अब ये वाला सिग्मा बॉन्ड जो है ये ज्यादा स्ट्रांग होगा कंपेयर टू दीज, बिकॉज हमने देखा कि डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। सिमिलरली अगर हमारे पास पी वाई और पी वाई इंटरेक्ट करेंगे, कहाँ से इंटरेक्ट करेंगे, अलोंग वाई एक्सिस, ये इंटरेक्ट करता है अलोंग वाई एक्सिस, तब भी हमारे पास कौन सा टाइप ऑफ बॉन्ड मिलेगा, तब भी हमारे पास कौन सा टाइप ऑफ बॉन्ड मिलेगा, तब भी हमारे पास कौन सा टाइप ऑफ बॉन्ड मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड। सिमिलरली अगर आपके पास पीजेड और पीजेड ऑर्बिटल है, तो दोनों अगर अलोंग जेड एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मिलेंगे, तो यहाँ पे अगर जेड एक्सिस हम लेंगे, जेड एक्सिस के थ्रू ये इंटरेक्ट करेंगे, तब भी आपके पास कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे आपके पास कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन 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 क्या, कि अगर आपका पी एक्स ऑर्बिटल है, ये पी एक्स ऑर्बिटल है और ये आपका पी वाई ऑर्बिटल है, पी एक्स ऑर्बिटल है, लेट अस से ये आपका एक और पी एक्स ऑर्बिटल है, ये हमारा एक और पी एक्स ऑर्बिटल है, लेट अस से ये एक और पी एक्स ऑर्बिटल है, isn't it? ये एक और पी एक्स ऑर्बिटल है, ये दोनों पी एक्स है, दिस इज पी एक्स, दिस इज पी एक्स, बट इंटरेक्ट करते हैं अलोंग वाई एक्सिस इंटरेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे पी ऑर्बिटल था,
एक और p, लेट मी टेक टू डिफरेंट एटम्स, ये आपके पास p ऑर्बिटल था, ये भी p ऑर्बिटल है, दोनों px है, लेकिन इंटरेक्ट ऐसे नहीं करते हैं, अलोंग y एक्सिस इंटरेक्ट करते हैं, मतलब इस वाले p ऑर्बिटल को y एक्सिस में आना पड़ेगा, ये y एक्सिस में आएगा तो तब जाके आपका कोएक्सियल ओवरलैपिंग नहीं होगा, कोएक्सियल ओवरलैपिंग नहीं होगा तो यहाँ पे आपका सिग्मा बॉन्ड बनने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं। क्लियर? तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा, नो सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे भी आपका सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा, isn't it? तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो जनरली किसी भी ऑर्बिटल को अलोंग इट्स एक्सिस अगर हम मिलाएंगे या तो एस से या पी ऑर्बिटल से तब सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ कि अच्छा चलिए, लेट अस टेक द क्वेश्चन लेटर, उसके बाद डिस्कस करेंगे ये जो हमने सिग्मा बॉन्ड बनाया, सिग्मा बॉन्ड जो हमने बनाया, सिग्मा बॉन्ड देखा कौन कौन से ओवरलैप से बनता है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? ये स्ट्रांग बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड जो बनता है ये स्ट्रांग बॉन्ड होता है ना। वाई ये स्ट्रांग बॉन्ड होता है बिकॉज कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है, और जहां पे भी कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है वहां पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होता है, और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अगर ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, दैट्स व्हाई सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो नंबर सेकंड, तो ये पहला बॉन्ड बनता है, जब भी किसी मॉलिक्यूल में मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड इज द फर्स्ट फॉर्मड बॉन्ड, तो इट इज द फर्स्ट फॉर्मड बॉन्ड, इट इज द फर्स्ट फॉर्मड बॉन्ड। तो आपका पाई बॉन्ड कभी नहीं तब तक बनेगा जब तक ना पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एक और चीज, जब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो उसके अराउंड, लेट अस से ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, तो इस सिग्मा बॉन्ड के अराउंड हम रोटेट मॉलिक्यूल को कर सकते हैं। रोटेशन इज पॉसिबल अराउंड सिग्मा बॉन्ड, इसको फ्री रोटेशन कहते हैं। इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जब कन्फर्मर्स पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। मतलब फ्री रोटेशन इज पॉसिबल अराउंड सिग्मा बॉन्ड, जो भी सिग्मा बॉन्ड बनता है free rotation is possible. This point is very important. Free rotation is possible around sigma bond. Around sigma bond. Sigma bond में आप रोटेट कर सकते हो, सिग्मा बॉन्ड मॉलिक्यूल को रोटेट कर सकते हो along the sigma bond. ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एटम्स है, इनको आप रोटेट भी कर सकते हो लाइक दिस। यू कैन रोटेट द मॉलिक्यूल अराउंड द सिग्मा बॉन्ड, इजंट इट? तो सिग्मा बॉन्ड जब भी बनता है कोएक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, isn't it? एंड ओवरलैपिंग से बनता है, इसी को कहते हैं ओवरलैपिंग अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो जब भी बॉन्ड बनेगा अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ही बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे सकता है। यहाँ पे बोलेगा दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज इनकरेक्ट फॉर ए सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड के लिए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है दैट्स इनकरेक्ट फॉर ए सिग्मा बॉन्ड, ये बात हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है, isn't it? तो चलिए एक और चीज डिस्कस करते हैं। जब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा इट इज फॉर्मेड इंडिविजुअली, मतलब इट इज फॉर्मेड अलोन, एक ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ओनली वन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्मेड बिटवीन टू एटम्स, only one sigma bond is formed between two atoms। दो एटम्स के बीच में आपका एक ही सिग्मा बॉन्ड बने, अगर दूसरा बॉन्ड बनेगा तो वो पाई बॉन्ड हो सकता है। तो चेक करते हैं पाई बॉन्ड कैसे बनता है, कब कब हमें पॉसिबिलिटी है कि हमें पाई बॉन्ड मिलेगा। तो डिस्कस करते हैं पाई बॉन्ड। तो जो हमारा पाई बॉन्ड होता है, जैसे कि मैंने आपको कहा, ये बनता है साइड वाइज ओवरलैपिंग से, साइड वाइज ओवरलैपिंग से, इसी को कहते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग, है ना। तो ये कब बनता है? जब कौन से ऑर्बिटल्स हमारे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और ये कब बनता है? ये तभी बनता है जब पहले आपका सिग्मा बॉन्ड बन चुका होगा। तो मतलब फॉर्मेट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के बाद बनता है। इसका मतलब इसकी कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये तभी बनता है जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा, है ना। तो मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये देखो मेरे पास एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये पी एक्स ऑर्बिटल है और ये एक और पी एक्स ऑर्बिटल है, इन्होंने आपस में इंटरेक्ट किया और यहाँ पे क्या बनाया, यहाँ पे इन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाया, ये भी पी एक्स ऑर्बिटल है। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ O2 मॉलिक्यूल। तो O2 में दो ऑक्सीजन एटम है, ये वाला ऑक्सीजन एटम इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p4, है ना। मतलब 2s2 में हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स है,
और 2p में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 बॉन्ड बनेंगे ना, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने बॉन्ड बनेंगे। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को आप एक्साइट नहीं कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है ना। मतलब हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेट अस से ये हमारा pz ऑर्बिटल है, ये px है, ये py लेट अस से। तो एक इलेक्ट्रॉन आपका px में इसका है, एक इसका है। ये एक ऑक्सीजन एटम है, दूसरे ऑक्सीजन एटम में भी ऐसी ही कॉन्फ़िगरेशन होगी ना। तो ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है, इसमें भी ऐसी ही कॉन्फ़िगरेशन है। लेट अस से ये px है, ये py है। इसका px इसके px से इंटरेक्ट करेगा और क्या बनाएगा? अलोंग द एक्सिस इंटरेक्ट करेगा। अलोंग द एक्सिस इंटरेक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो अब हमारे पास पी वाई ऑर्बिटल्स है। जो भी पी ऑर्बिटल्स होते हैं, अगर किसी कंपाउंड, अगर हमारे पास पी ऑर्बिटल्स होंगे, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेट अस से ये पी एक्स ऑर्बिटल है और ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये पी वाई ऑर्बिटल है। यहां से होगा हमारा पी जेड ऑर्बिटल। दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर मुझे पी वाई ऑर्बिटल यहाँ पे बनाना है, मैं इसको परपेंडिकुलर बनाऊंगा। तो देखो यहाँ पे हमारा पी वाई ऑर्बिटल है। लेट मी टेक इट, लेट मी ड्रा इट विद अ डिफरेंट नेम। तो ये मेरे पास पी वाई ऑर्बिटल होगा एक ऑक्सीजन एटम का। ये दूसरे ऑक्सीजन एटम का एक और पी वाई ऑर्बिटल होगा। अब इस पी वाई ऑर्बिटल में इस वाले ऑक्सीजन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका एक ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन। ये दोनों आप कैसे ओवरलैप कर सकते हैं? देखो ये दोनों कैसे ओवरलैप कर सकते हैं? ये दोनों अब साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। साइड वाइज ओवरलैपिंग के लिए डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे जो ये ओवरलैप हुआ, इसको कहते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग, और ये बनाएगा आपका पाई बॉन्ड, इजंट इट? अब आपने यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाया, मतलब ये आपका सिग्मा बॉन्ड बन गया और यहाँ से आपका पाई बॉन्ड बन गया, है ना। तो ये आपका पाई बॉन्ड बन गया। तो देखो ये जो मॉलिक्यूल है, इसमें आपने ये सिग्मा बॉन्ड बनाया और ये पाई बॉन्ड बनाया। पाई बॉन्ड ऊपर से बन गया, यहाँ से बन गया आपका पाई बॉन्ड। तो लेट मी ट्राई इट लाइक दिस, लेट मी टेक इट लाइक दिस। यहाँ से आपका बन गया, यहाँ से आपका बन गया पाई बॉन्ड, यहाँ से आपका पाई बॉन्ड बन गया। लेट अस से दिस इज पाई बॉन्ड। अगर अब आप इस मॉलिक्यूल को रोटेट करोगे तो इन ऑर्बिटल्स को भी रोटेट होना है। रोटेट होंगे तो क्या होगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसलिए रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड अलोंग पाई बॉन्ड। मतलब जो भी आपका पाई बॉन्ड बनेगा, देयर इज नो रोटेशन पॉसिबल। रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड अलोंग पाई, रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। और यही हमारा आइसोमेरिज्म को जन्म देगा। कहाँ पे? ऑर्गेनिक में। कौन से आइसोमेरिज्म को? कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल, ऑप्टिकल। रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड अलोंग पाई बॉन्ड, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को, नॉट ऑप्टिकल। रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड अलोंग पाई। तो रोटेशन आप पाई बॉन्ड में आप रोटेशन नहीं कर सकते हो। नंबर सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि जो पाई बॉन्ड होता है, देखो ये बॉन्ड अगर मैंने इस मॉलिक्यूल को रोटेट किया तो ये पाई बॉन्ड ऑर्बिटल जो है ये ऐसे ही जाएंगे। तो मतलब क्या है कि पाई बॉन्ड वीक होता है, ये ब्रेक हो जाएगा। पाई बॉन्ड इज वीक, पाई बॉन्ड इज वीक देन दैट ऑफ सिग्मा, देन सिग्मा बॉन्ड। अब रीजन क्या लिखोगे? वाई पाई बॉन्ड इज वीक? बिकॉज पाई बॉन्ड बनता है साइड वाइज ओवरलैपिंग से और सिग्मा बॉन्ड बनता है कोएक्सियल ओवरलैपिंग से। कोएक्सियल ओवरलैपिंग में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होता है कंपेयर टू दैट ऑफ, कंपेयर टू दैट ऑफ कंपेयर टू दैट ऑफ दिस पैरेलल ओवरलैपिंग, है ना। तो अब आप कह सकते हो कि अगर हमारे पास पी एक्स along y एक्सिस, along y एक्सिस ओवरलैप करेंगे तब बनेगा पाई बॉन्ड। सिमिलरली अगर आपके पास पी वाई होगा, along x एक्सिस ओवरलैप करेंगे तब भी बनेगा पाई बॉन्ड। और अगर आपका पी जेड along x एक्सिस या y एक्सिस ओवरलैप करेंगे तब भी बनेगा पाई बॉन्ड। तो या तो ये x y एक्सिस या z एक्सिस भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो y है तो x और z एक्सिस। तो इन केस में आपका पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड इज आल्सो फॉर्मड अगर आपका p ऑर्बिटल d ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है तब भी पाई बॉन्ड बनता है। यहाँ पे हम आगे अलग वाले कंसेप्ट में ये वाला pd टाइप ऑफ बॉन्ड पढ़ेंगे, जहां पे हम बैक बॉन्डिंग का भी डिस्कशन करेंगे। आई होप कि ये बात आपको आप सब लोगों को समझ में आ गई कि ओवरलैप कंसेप्ट क्या होता है और वीबीटी थ्योरी क्या कहती है। थैंक यू फॉर वाचिंग मी, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। If you really like these videos, please like, share and subscribe. Thank you.